प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम कक्षा 11वीं में इतिहास का जो दूसरा अध्याय है लेखन कला और शहरी जीवन, उसका भाग 3 के अंतर्गत पढ़ेंगे दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा। क्योंकि हमें पता है कि मेसोपोटामिया का जो दक्षिणी भाग था, जो रेगिस्तानी इलाका था, जहाँ दजला और फरात नदियाँ अनेक अलग अलग शाखाओं में बंट जाती थी, जिसके कारण वहाँ बाढ़ भी आती थी और वहाँ सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन थी और वहाँ उत्पादन का उच्चतम स्तर था। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। 5000 ईसा पूर्व से दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था। आपने लाइन ध्यान रखनी है कि 5000 ईसा पूर्व से जो दक्षिणी मेसोपोटामिया है उसमें बस्तियों का विकास होने लगा था। इन बस्तियों में से कुछ ने प्राचीन शहरों का रूप ले लिया। ये शहर कई तरह के होते थे। पहले तो वे शहर जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए। दूसरे प्रकार के जो शहर थे वो थे व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए। और तीसरा हुआ शाही शहर जो राजाओं से जुड़े हुए थे। तो 3 प्रकार के शहरों का यहाँ पर जिक्र हुआ। पहले वे शहर जो मंदिरों के कारण विकसित हुए, दूसरे व्यापार के कारण, और तीसरे हुए राजाओं के कारण मीन शाही शहर। इनमें से पहली 2 श्रेणियों के शहरों पर यहाँ चर्चा की जाएगी। बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने अपने गांव में कुछ चुने हुए स्थानों या मंदिरों को बनाना या उनका पुनर्निर्माण करना शुरू किया। सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था, निज देवता का घर देवालय, जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे। जैसे लोग घरों में रहते हैं, इसी प्रकार माना गया कि मंदिर में देवी देवताओं का निवास होता है। जैसे उर जो चंद्र देवता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होगी। तो चंद्र देवता कौन था? उर को माना जाता था चंद्र देवता था। और इनाना जो प्रेम और युद्ध की देवी थी। तो उर तो हुआ चंद्र देवता और इनाना हुई प्रेम व युद्ध की देवी। ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे, ईंटों से, और समय के साथ बड़े होते गए, क्योंकि उनके खुले आंगनों के चारों ओर कई कमरे बने होते थे। कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे, क्योंकि प्रारंभिक जो मंदिर है यही माना गया कि जैसे लोगों का निवास स्थान होता है, इसी प्रकार मंदिर भी देवता का निवास स्थान है। और वो भी बस घरों की तरह ही होते थे, मीन साधारण से। कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे, साधारण घरों की तरह होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का घर ही होता था। लेकिन मंदिरों की जो बाहरी दीवारें हैं, बाहर की जो दीवारें, वो कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी। यही मंदिरों की विशेषता थी। साधारण घरों की दीवारें ऐसी नहीं होती थी। आपने देखा भी है, मंदिरों की दीवारें आगे पीछे की जाती है, लेकिन घरों की दीवारें साधारण होती है। देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। लोग देवी देवता के लिए अन्न, दही, मछली लाते थे। पुराने जमाने के कुछ मंदिरों के फर्शों पर मछली की हड्डियों की परतें जमी हुई मिली है, जिससे हमें पता चलता है कि वो लोग क्या क्या अर्पित करते थे। आराध्य देव जो उनका इष्ट देव होता था, सैद्धांतिक रूप से खेतों का, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया, जैसे तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना और ऊनी कपड़ों को बुनना आदि, यही की जाती थी सारी गतिविधियां। ये घर परिवार से ऊपर के स्तर के व्यवस्थापक, व्यापारियों के नियोक्ता, अन्न, हल जोतने वाले पशुओं, रोटी, जौ की शराब, मछली आदि के आवंटन और वितरण के लिखित अभिलेखों के पालक के रूप में मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ा लिए। मतलब सारे काम मंदिर के माध्यम से हो रहे हैं और मुख्य शहरी संस्था का रूप ले लिया। लेकिन अन्य दूसरे कारक भी इस व्यवस्था में विद्यमान थे। जमीन में जो प्राकृतिक उपजाऊपन है वो होने के बावजूद कृषि कई बार संकटों से घिर जाती थी।
भाई जो दक्षिणी मेसोपोटामिया की जो कृषि है, हालांकि वो बहुत प्राकृतिक उपजाऊपन था वहाँ की धरती में, लेकिन फिर भी कई बार संकटों से घिर जाती थी। इसके भी कुछ कारण हैं, जैसे फरात नदी की प्राकृतिक धाराओं में किसी वर्ष तो बहुत ज़्यादा पानी बह आता था और फसलों को डुबो देता था, और कभी कभी ये धाराएं अपना रास्ता बदल लेती थी, जिससे खेत सूखे रह जाते थे। जैसा कि पुरातत्वीय अभिलेखों से पता चलता है, मेसोपोटामिया के इतिहास में गांव समय समय पर पुनः स्थापित किए जाते रहे हैं। इन प्राकृतिक विपदाओं के अलावा कई बार मानव निर्मित समस्याएं भी आती थी, जैसे जो लोग इन धाराओं के ऊपरी इलाके में रहते थे, जहाँ पर ये धाराएं शुरुआत में आती थी, वे अपने पास की जलधारा से इतना ज़्यादा पानी अपने खेतों में ले लेते थे कि धारा के नीचे की ओर जो लोग बसे हुए थे ना, ये गांव जो बसे हुए थे, वहाँ पानी मिलता ही नहीं था। आज भी ऐसा भी होता है कई बार, जैसे पानी जहाँ से पानी की सप्लाई आ रही है, और जो नज़दीक जो लोग रहते हैं, यदि वो सारे पानी को खुद ही यूज कर लेंगे और आगे पानी को जाने ही नहीं देंगे, तो वही स्थिति वहाँ भी पैदा हो रही है। ये लोग अपने हिस्से की सरणी में से, मीन जो नदी है, जो वहाँ नहर की जो ब्रांच है, शाखा है, उसमें से मिट्टी नहीं निकालते थे, गाद नहीं निकालते थे, जिससे बहाव रुक जाता था, और नीचे वालों को, लोगों को, जो निचले सतर की तरफ जो लोग रहते थे, उनको पानी नहीं मिलता था। इसलिए मेसोपोटामिया के तत्कालीन देहातों में जमीन और पानी के लिए बार बार झगड़े हुआ करते थे। जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक लड़ाई चलती थी, तो जो मुख्य लड़ाई जीतते थे, वे अपने साथियों और अनुयायियों को लूट का माल बांटकर खुश कर देते थे, और जो हारे हुए समूहों में से लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते थे, जिन्हें वे अपने यहाँ चौकीदार या नौकर बना लेते थे। इस प्रकार वे अपना प्रभाव और अनुयायियों की संख्या बढ़ा लेते थे। किंतु युद्ध में विजयी होने वाले ये नेता लोग स्थायी रूप से समुदाय के मुखिया नहीं बने रहते थे। आज हैं तो कल चले जाते थे, लेकिन बाद में एक ऐसा समय आया जब इन नेताओं ने समुदाय के कल्याण पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया, और उसके फलस्वरूप नई नई संस्थाएं और परिपाटियां, परंपराएं स्थापित हो गई। इस समय के जो विजेता मुखियाओं ने कीमती भेंटों को, जो भेंट थी, गिफ्ट थे, उपहार थे, देवताओं पर अर्पित करना शुरू कर दिया, जिससे कि समुदाय के मंदिरों की सुंदरता बढ़ गई। उन्होंने लोगों को उत्कृष्ट पत्थरों और धातुओं को लाने के लिए भेजा, जो देवता और समुदाय को लाभ पहुंचा सके। देवताओं के मंदिर बन जाते थे, समुदाय को काम मिल जाता था, तथा मंदिर की धन संपदा के वितरण का और मंदिरों में आने जाने वाली वस्तुओं का हिसाब किताब रखकर प्रभावी तरीके से संचालन कर सके। जैसा कि इन मरकर से जुड़ी कविताएं व्यक्त करती है कि इस व्यवस्था ने राजा को ऊंचा स्थान दिलाया तथा समुदाय पर उसका पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। हम पारस्परिक हितों को सुदृढ़ करने वाले विकास के एक ऐसे दौर की कल्पना कर सकते हैं, जिसमें मुखिया लोगों ने ग्रामीणों को अपने पास बसने के लिए प्रोत्साहित किया, मीन्स उन्हें काम दिया, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत अपनी सेना इकट्ठी कर सकें। इसके अलावा लोग एक दूसरे के आसपास रहने से स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस कर सकें। उरुक, जो उन दिनों सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक था। तो जो उरुक है, ये मंदिर नगर था, क्योंकि हमने ऊपर 3 तरह के नगरों की बात की थी, मंदिर नगर, व्यापारिक गतिविधियों के कारण बनने नगर, और तीसरा था शाही नगर, जहाँ राजा लोग रहते थे। से हमें सशस्त्र वीरों और उनसे हताहत हुए शत्रुओं के चित्र मिलते हैं, और सावधानी पूर्वक किए गए पुरातत्वीय सर्वेक्षणों से पता चला है कि 3000 ईसा पूर्व के आसपास जब उरुक नगर का 250 हेक्टेयर भूमि में विस्तार हुआ, तो ये इसका एरिया हो गया। उरुक नगर का एरिया कितना हुआ? 250 हेक्टेयर भूमि में विस्तार हुआ, तो उसके कारण दर्जनों छोटे छोटे गांव उजड़ गए और बड़ी संख्या में आबादी का विस्थापन हुआ। उसका यह विस्तार शताब्दियों बाद फले फूले मोहनजोदड़ो नगर से दोगुना था, क्योंकि मोहनजोदड़ो का जो क्षेत्रफल है वो है 125 हेक्टेयर। यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि उरुक नगर की रक्षा के लिए उसके चारों ओर काफी पहले ही एक सुदृढ़ प्राचीर बना दी गई थी, दीवार बनाई गई थी। उरुक नगर 4200 ईसा पूर्व से
400 ईस्वी तक बराबर अपने अस्तित्व में बना रहा। देखिए एक बहुत लंबा अरसा हो गया ये, 4200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक बराबर अपने अस्तित्व में बना रहा। और उस दौरान 2800 ईसा पूर्व के आसपास वह बढ़कर 400 हेक्टेयर में फैल गया। पहले 250 हेक्टेयर में था और 2800 ईसा पूर्व के आसपास यह 400 हेक्टेयर में फैल गया। युद्ध बंदियों और स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से मंदिर का अथवा प्रत्यक्ष रूप से शासक का काम करना पड़ता था, क्योंकि वो तो युद्ध में हारे हुए लोग थे, उनको तो युद्ध बंदियों के रूप में लाया गया था। कृषि कर भले ही न देना पड़े, पर काम करना अनिवार्य था। जिन्हें काम पर लगाया जाता था उन्हें काम के बदले अनाज दिया जाता था। सैकड़ों ऐसी राशन सूचियां मिली हैं, वो लिस्ट मिली है जिसके अंदर उनके राशन का उल्लेख है, जिनमें काम करने वाले लोगों के नामों के आगे उन्हें दिए जाने वाले अनाज, कपड़े और तेल आदि की मात्रा लिखी गई है। एक अनुमान के अनुसार इन मंदिरों में से एक मंदिर को बनाने के लिए 1500 आदमियों ने 5 साल तक प्रतिदिन 10 घंटे काम किया था। अब आप देख सकते हैं कितने कार्य दिवस हो गए। 1500 आदमी हैं और 5 साल तक और प्रतिदिन 10 घंटे काम कर रही हैं, तब जाके मंदिर बना। शासक के हुक्म से आम लोग पत्थर खोदने, धातु खनिज लाने, मिट्टी से ईंटें तैयार करने और मंदिर में लगाने और सुदूर देशों में जाकर मंदिर के लिए उपयुक्त सामान लाने के कामों में जुटे रहते थे। इसकी वजह से 3000 ईसा पूर्व के आसपास उरुक नगर में खूब तकनीकी प्रगति भी हुई। अनेक प्रकार के शिल्पों के लिए कांसे के औजारों का प्रयोग होता था। वास्तुविदों ने ईंटों के स्तंभों को बनाना सीख लिया था, क्योंकि उन दिनों बड़े बड़े कमरों की छतों को, जो छत है, उनके बोझ को संभालने के लिए सहतीर बनाने हेतु उपयुक्त लकड़ी नहीं मिलती थी। तो उन्होंने ईंटों के स्तंभों को बनाना सीख लिया था, क्योंकि अब जो बड़े बड़े कमरे हैं उनकी छतों का जो वजन संभालने के लिए सहतीर, जो लकड़ी की बड़ी बड़ी जैसे गाटर होते हैं लोहे के, इस टाइप की काफ़ी बड़ी बड़ी लकड़ी की सहतीर होते थे, जिसके सहारे छत को संभाला जाता था। आगे कहते हैं सैकड़ों लोगों को चिकनी मिट्टी के शंकु बनाने और पकाने के काम में लगाया गया। इन शंकुओं को भिन्न भिन्न रंगों में रंग कर मंदिर की दीवारों में लगाया जाता था, जिससे वे दीवारें विभिन्न रंगों से सुशोभित हो जाती थीं। मूर्तिकला के क्षेत्र में भी उच्च कोटि की सफलता प्राप्त की गई। इस कला के सुंदर नमूने आसानी से उपलब्ध होने वाली चिकनी मिट्टी की अपेक्षा अधिकतर आयातित पत्थरों से तैयार किए जाते थे। तभी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी एक युगांतरकारी परिवर्तन आया, जो शहरी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत उपयुक्त साबित हुआ, और वह था कुम्हार के चाक का निर्माण। क्यों? क्योंकि बिना चाक के जो बर्तन बनाए जाते थे उनमें एक रूपता नहीं आती थी, लेकिन जब कुम्हार के चाक का निर्माण हुआ तो उस चाक से उन बर्तनों में एक रूपता आई। आगे चलकर इस चाक से कुम्हार की जो कार्यशाला है उसमें एक साथ बड़े पैमाने पर दर्जनों एक जैसे बर्तन आसानी से बनाए जाने लगे। आगे कहते हैं एक बेलनाकार मुद्रा की छाप है, लगभग 3200 ईसा पूर्व की है। इस छाप में अंकित दाढ़ी वाले, आप देख सकते हैं, दाढ़ी वाले सशस्त्र खड़े व्यक्ति जो आपके सामने हैं, और ऊपर काले पत्थर पर अंकित वीर का उत्कीर्णित शिलापट या स्टेल साइड में लिखा हुआ आप देख सकते हैं। पत्थर के ऐसे शिलापट होते हैं जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते हैं, उसको बोलते हैं स्टेल। दोनों में पोशाक और केस शैली एक जैसी है। चित्र में 3 युद्धबंदी दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं 3 युद्धबंदी हैं जिनके हाथ बंधे हुए हैं। ये आप देखिए, ये और ये हाथ बंधे हुए हैं, और चौथा व्यक्ति विजयी योद्धा के हाथ से हाथ फैलाकर दया की भीख मांग रहा है। ये व्यक्ति, इसमें एक और रह गया, ये देख लेते हैं। ये आप मोर देख सकते हैं, एक काले पत्थर पर उत्कीर्णित शिलापट है ये, पर दाढ़ी वाले व्यक्ति का दोहरा चित्र दिखाया गया है। उसके बालों और सिर पर पटी हुई पट्टी, कमर पट्टी और लंबे अंगरखे के निचले हिस्से को देखिए, आप स्कर्ट को देखिए। नीचे के दृश्य में उसे एक शेर पर
अपने बड़े धनुष बाण से आक्रमण करते हुए दिखाया गया है। ऊपर के दृश्य में यह वीर उस उग्र शेर को आखिर अपने भाले से मार गिराता है। ये लगभग 3200 ईसा पूर्व का चित्र है। ये देखिए, आप देख सकते हैं शेर के ऊपर जो हमला करता हुआ भाले से। इसमें एक पॉइंट और रह गया था पीछे। यह लगभग 3000 ईसा पूर्व में निर्मित एक मंदिर है जिसका खुला हुआ आंगन और बाहरी भीतरी मुख्य भाग चित्र में दिखाया गया है, जो उत्खनन के बाद जो निकला है। एक और भी था इसमें। ये दक्षिणी मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर है, लगभग 5000 ईसा पूर्व को इसका नक्शा दिखाया गया है इसके अंदर। आगे हम चलते हैं। मोहर, एक शहरी शिल्पकृति। भारत में प्राचीन काल में पत्थर की मोहरें होती थी जिन पर चिन्ह अंकित होते थे, लेकिन मेसोपोटामिया में पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व, सहस्त्राब्दी का मतलब 1000 ईसा पूर्व के अंत तक पत्थर की बेलनाकार मोहरें जो बीच में आर पार छिदी होती थी, एक तिल्ली लगाकर गिल्ली मिट्टी के ऊपर घुमाई जाती थी और इस प्रकार उनसे लगातार चित्र बनता जाता था। वे अत्यंत कुशल कारीगरों द्वारा उकेरी जाती थी। कभी कभी उनमें ऐसे लेख होते थे जैसे मालिक का नाम, उसके इष्ट देव आराध्य देव का नाम और उसकी अपनी पदीय स्थिति, वो किस पोस्ट पे है, किस पद पे है आदि। किसी कपड़े की गठरी या बर्तन के मुंह को चिकनी मिट्टी से लीप पोत कर उस पर मोहर घुमाई जाती थी, जिससे उसमें अंकित लिखावट मिट्टी की सतह पर छप जाती थी। इससे उस गठरी या बर्तन में रखी वस्तुओं को मोहर लगाकर सुरक्षित किया जा सकता था। जैसे आज भी आप देखें, लाख वगैरह से लगा के उसके ऊपर स्टैंप लगाई जाती है, मोहर लगाई जाती है, जिससे वो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। जब इस मोहर को मिट्टी से की बनी पट्टिका पर लिखे पत्थर पर घुमाया जाता था तो वह मोहर उस पत्थर की प्रमाणिकता की प्रतीक बन जाती थी। इस प्रकार मुद्रा सार्वजनिक जीवन में नगरवासी की भूमिका को दर्शाती थी। ये आप देख सकते हैं, ये साइड में इनकी जो गोल मुद्रा है ये नहीं, और ये इनकी छाप है कि कैसी कैसी इनको घुमाने से क्या क्या छपता है, क्या क्या बनता था। 5 पुरानी बेलनाकार मोहरें हैं और उनके छापे हैं। प्रत्येक की छाप का विवरण दिया दें और क्या उन पर किलाकार लिपि अंकित है, ये आप देख सकते हैं, लिपि इन पे अंकित है। ये रही, उनमें चित्र भी अंकित है। आप इसको देखेंगे थोड़ा जूम करके तो आपको दिखाई देगा। आगे कहते हैं, अगला पॉइंट हमारा शहरी जीवन। ऊपर के विवरण से पता चलता है कि नगरों की सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च या संभ्रांत वर्ग का प्रादुर्भाव हो चुका था। धन दौलत का ज्यादातर हिस्सा समाज के एक छोटे से वर्ग में केंद्रित था। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि बहुमूल्य जो चीजें हैं, आभूषण है, सोने के पात्र है, सफेद सीपियां हैं, लाजवर्द मणि है, जड़े हुए लकड़ी के वाद्य यंत्र है और सोने के जो सजावटी खंजर आदि, ये विशाल मात्रा में उर जो शहर हैं में राजाओं और रानियों की कुछ कब्रों या समाधियों में उनके साथ दफनाई गई मिली है। लेकिन आम आदमी की स्थिति क्या थी, ये बात देखने वाली है। कानूनी दस्तावेजों, विवाह, उत्तराधिकार आदि के मामलों से संबंधित से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। हालांकि एक शादीशुदा बेटा और उसका परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहा करते थे। पिता परिवार का मुखिया होता था। हमें विवाह की प्रक्रिया या विधि के बारे में कुछ जानकारी मिली है। विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी और वधू के माता पिता उसके विवाह के लिए अपनी सहमति दे देते थे। उसके बाद वर पक्ष के लोग वधू को कुछ उपहार देते थे। ये साइड में देखें, एकल परिवार में पुरुष, उसकी पत्नी और बच्चे शामिल होते हैं। कहते हैं, जब विवाह की रस्म पूरी हो जाती थी तब दोनों पक्षों की ओर से उपहारों का आदान प्रदान किया जाता था। एक साथ बैठकर भोजन करते थे, फिर मंदिर में जाकर भेंट चढ़ाते थे। जब नव वधू को उसकी सास लेने आती थी तब वधू को उसके पिता द्वारा उसकी दाय का हिस्सा दे दिया जाता था। पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों को ही मिलते थे और दहेज के रूप में, उपहार के रूप में कुछ दे दिया जाता था, जिसको बोला गया दाय का हिस्सा।
आइए अब उर नगर का अवलोकन करें। यह उन नगरों में से एक था जहां सबसे पहले खुदाई की गई थी। उर मेसोपोटामिया का एक ऐसा नगर था जिसके साधारण घरों की खुदाई 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से की गई। उसमें टेढ़ी मेढ़ी संकरी गलियां पाई गई, जिससे पता चलता है कि पहिए वाली गाड़ियां वहां के अनेक घरों तक नहीं पहुंच सकती थी, क्योंकि गलियां तंग थी, संकरी गलियां थी। अनाज के बोरे और ईंधन के गड्ढे, संभवतः जो गट्ठे हैं, वो गधे पर लाद कर घर तक लाए जाते थे। पतली व घुमावदार गलियों तथा घरों के भूखंडों का एक जैसा आकार न होने से निष्कर्ष निकलता है कि नगर नियोजन मीन्स टाउन प्लानिंग की पद्धति का अभाव था। लेकिन जो हमारी सरस्वती सिंधु सभ्यता, उसकी जो समकालीन है मेसोपोटामिया की, वहाँ टाउन प्लानिंग है, लेकिन मेसोपोटामिया में नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था। वहाँ गलियों के किनारे जल निकासी के लिए उस तरह की नालियां नहीं थी जैसे कि उसकी समकालीन नगर मोहनजोदड़ो में पाई गई है। सरस्वती सिंधु सभ्यता का पूरा स्थल है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो जैसी वहां पाई गई है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, वैसी उर में नहीं मिली, बल्कि जल निकासी की नालियां और मिट्टी की नलिकाएं उर नगर के घरों के भीतरी आंगन में पाई गई है, जिससे समझा जाता है कि घरों की छतों का ढलान भीतर की ओर होता था और वर्षा का पानी निकास नालियों के माध्यम से भीतरी आंगनों में बने हुए हौजों में ले जाया जाता था। शायद यह इसलिए किया गया था कि एक साथ तेज वर्षा आने पर घर के बाहर की जो कच्ची गलियां हैं वो बुरी तरह कीचड़ से न भर जाए। ये साइड में दे रखा है हौज। हौज होता है जमीन में एक ऐसा गड्ढा, एक ऐसा ढका हुआ गड्ढा होता है जिसमें पानी और मल जाता है। उर नगर का एक रिहायशी इलाका लगभग 2000 ईसा पूर्व। क्या आप चित्र में टेढ़ी मेढ़ी गलियों के अलावा 2 या 3 बंद गलियां भी खोज सकते हैं? बिल्कुल, यदि आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको इसके अंदर बंद गलियां भी मिल जाएगी, जो आगे जाके बंद हो जाती थी, पार नहीं जाती थी। आगे देखिए। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि लोग अपने घर का सारा कूड़ा कचरा बुहार कर इकट्ठा करके गलियों में डाल देते थे, जहां वह आने जाने वाले लोगों के पैरों के नीचे आता रहता था। इस प्रकार बाहर कूड़ा डालते रहने से गलियों की जो सतहें हैं वो ऊंची उठ जाती थी, जिसके कारण कुछ समय बाद घरों की दहलीज को भी ऊंचा उठाना पड़ता था। दहलीज होता है जहां से एंट्री करते हैं, ताकि वर्षा के बाद कीचड़ बहकर घरों के भीतर न आ सके। कमरों के अंदर रोशनी खिड़कियों से नहीं बल्कि उन दरवाजों से होकर आती थी जो आंगन में खुला करते थे। इससे घरों के परिवारों में गोपनीयता, प्राइवेसी भी बनी रहती थी। घरों के बारे में कई तरह के अंधविश्वास भी प्रचलित थे, जिनके विषय में उर में पाई गई शकुन और अपशकुन संबंधी जो बातें हैं वो पट्टिकाओं पर लिखी मिली। जैसे घर की देली ऊंची उठी हुई हो तो वह धन दौलत लाती है। एक तो उनका ये विश्वास, अंधविश्वास था। सामने का दरवाजा अगर किसी दूसरे के घर की ओर न खुले तो वह सौभाग्य प्रदान करता है, लेकिन अगर घर का लकड़ी का मुख्य दरवाजा भीतर की ओर न खुलकर बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पति के लिए यंत्रणा का कारण बनेगी, कष्ट का कारण बनेगी। उर में नगरवासियों के लिए कब्रिस्तान था, जिसमें शासकों तथा जनसाधारण की समाधियां पाई गई हैं, लेकिन कुछ लोग साधारण घरों के फर्शों के नीचे भी दफनाए हुए पाए गए थे।